रूपा बेहद खूबसूरत और गुणवान लड़की होती है। उसे बचपन से ही गाने का बहुत शौक होता है। उसके मोहल्ले में उसके खूबसूरत चेहरे और मीठी आवाज की चर्चा होती ही रहती है। पर एक दुर्घटना में उसका आधा चेहरा जल जाता है, जिसके कारण उसके चेहरे पर जले का भद्दा निशान रह जाता है। जिसके बाद से ही आसपास के लोग उससे घृणा करने लगते हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। लोगों के ताने सुन सुनकर रूपा हमेशा एक डिप्रेशन में रहने लगती है। वो खुद से ही नफरत करने लगती है। वहीं घर में उसके माँ हेमा और पिता धर्म उसे पूरा सपोर्ट करते हैं ताकि डिप्रेशन उस पर हावी ना हो। पर उसका भाई युवी उसे दुखी करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ऐसे ही एक दिन सुबह, अरे ये पनौती कहाँ से आ गई सुबह सुबह अपनी सड़ी सी शक्ल लेकर। अरे ओ यूवी, कैसे बात कर रहा है अपनी बहन से? क्या गलत कह दिया मैंने? इसकी शक्ल ही ऐसी है। अरे ओ यूवी, माफी मांग अपनी बहन से। मैं क्यों मांगू माफी? सच ही तो बोला। सवेरे सवेरे इस मनहूस का मुंह देख लो तो शाम तक मैयत ही समझो। अरे ओ नाच पीटे, ये बेलन यहीं से फेंक के मारूंगी। जुबान बंद कर अपनी। अरे कोई बात नहीं मम्मी पापा, युवराज की तो आदत है मजाक करने की, आप लोग इसे मत डांटिए। युवी की बात रूपा के मन को चुभ जाती है, पर वो सबके सामने इस बात को जाहिर नहीं होने देती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर मिरर देखती है और अपने निशान को देखकर रोने लगती है। उसे अपना पुराना सुंदर चेहरा याद आने लगता है। वो अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगती है। अरे कितना सुंदर चेहरा है मेरी लाडो का, किसी की नजर ना लगे। तभी अचानक अपने पिता धर्म की आवाज सुनकर रूपा अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। उसके पिता धर्म उसे म्यूजिक एकेडमी चलने के लिए बुलाते हैं। अरे रूपा, जल्दी चलो बेटे, लेट हो रहे हैं हम। बस अभी आती हूँ पापा, स्कार्फ बांध लूं। स्कार्फ बांधकर रूपा अपने पिता के साथ म्यूजिक एकेडमी के लिए निकल जाती है, जहाँ रूपा एज अ म्यूजिक टीचर काम करती है। उसकी सुरीली आवाज से मानो पूरी म्यूजिक एकेडमी झूम उठती है। इस म्यूजिक एकेडमी में अभय ट्रस्टी होता है। वो अपने कुछ ऑफिशियल काम के सिलसिले में एकेडमी में आता ही रहता है। उसकी रूपा से कभी मुलाकात तो नहीं होती, पर उसके गुणों की चर्चा अक्सर उसे सुनने को मिलती ही रहती है। एक दिन वो रूपा की आवाज सुनकर पास में ही खड़े अपने दोस्त राम से बोलता है, यार रामू, जिसकी आवाज इतनी सुरीली है वो खुद कितनी सुंदर होगी ना। हाँ भाई, बात तो तुमने ठीक कही। रूपा की आवाज से मानो सारी टेंशन ही दूर हो जाती है। रूपा, कितना प्यारा नाम है, कितनी प्यारी आवाज है उसकी। हाँ बे, खांसी और खुशी तो छिपाए नहीं छिपती। जनाब प्यार में है। सही कहा राम, मुझे अब रूपा से प्यार हो गया है और अब मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अभय का रूपा के लिए प्यार बढ़ता ही जाता है। एक दिन रूपा रास्ते में जा रही होती है, तभी वहाँ अचानक अभय आ जाता है। एक्सक्यूज मी रूपा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप कौन है और आपको मुझसे क्या बात करनी है? वैसे आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हाय, मैं अभय, तुम्हारी म्यूजिक एकेडमी का ट्रस्टी हूँ मैं, और मुझे तुम्हारी आवाज और तुम बहुत पसंद हो। मैंने तुम्हें लेकर बहुत सारे सपने सजाए हैं। अच्छा, थैंक यू। एंड यस, मैं समझ गई, आप म्यूजिक कंपटीशन की ट्रॉफी को लेकर परेशान है ना? नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या बात है, जल्दी बताइए। दरअसल रूपा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा आपने? क्या आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं? एक बार कुछ भी कहने से पहले मेरा चेहरा तो देख लो। रूपा, मुझे तुमसे और तुम्हारे चेहरे दोनों से बहुत प्यार है। तुम बस हाँ बोल दो। विल यू मैरी मी? क्या सच कह रहे हैं आप? आपको मेरे चेहरे से प्यार है? अरे हाँ रूपा, हाँ, बस तुम हाँ बोल दो यार, प्लीज। रूपा अभय का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और बहुत खुश होती है। वो अभय के द्वारा दिखाए गए शादी के सपने सजा लेती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए होते हैं। तभी अभय, रूपा, तुम मुझे अपनी सुरीली सी आवाज में एक गाना सुना दो ना। मैं सॉन्ग तो सुना दूंगी, पर रिवॉर्ड में मुझे कॉर्नेटो आइसक्रीम चाहिए। ओके? हाँ हाँ बिल्कुल मोहतरमा, आपका हुक्म सलाखों पर, लेकिन अब सुना भी दो। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
रूपा का गाना सुन अभय पास ही खड़े आइसक्रीम वाले के पास आइसक्रीम लेने जाता है। अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है, जिसके कारण रूपा का स्कार्फ उसके चेहरे से उड़ जाता है और तभी अपने हाथों में आइसक्रीम लिए अभय वहां आ जाता है। रूपा का जला चेहरा अभय की आंखों के सामने आ जाता है, जिसे देख उसके तोते उड़ जाते हैं और आइसक्रीम उसके हाथों से गिर जाती है। हाय राम, कौन हो तुम? इतना डरावना और भयानक चेहरा, चली जाओ यहाँ से। ये क्या कह रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? प्यार? मैंने प्यार उस खूबसूरत और सुरीली रूपा से किया था। तुम कौन हो? सच बताओ, कहाँ है मेरी रूपा? मैं ही रूपा हूँ अभय। देखो देखो मेरी तरफ, तुम मुझे नहीं पहचानते। चाहे मेरी सूरत से नहीं, पर मेरी आवाज से तो मुझे पहचानो। मैं ही तुम्हारी रूपा हूँ। नहीं, तुम रूपा हो ही नहीं सकती। उसका दिल मानो टूट के बिखर जाता है, पर मजबूत इरादों वाली रूपा खुद को संभालते हुए अभय से कहती है, हाँ हाँ, सच डरावना नहीं होता, भयानक भी नहीं होता। सच तो हमेशा से शुभ होता है, शुभ। तुम्हारा प्यार झूठा था अभय, और तुम भी झूठे हो। जितनी नफरत आज तुम मेरे चेहरे से करते हो ना, देख लेना एक दिन इसी चेहरे को देखने के लिए तुम दिन रात तरसोगे। इस तरह रूपा की बात सुनकर अभय मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है और रूपा भी उदास मन से अपने घर चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं। रूपा अपने करियर पर फोकस करती है। वो एक बहुत बड़ी सिंगर बन जाती है। रूपा की आवाज पूरी दुनिया में छा जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अभय को रूपा के साथ किए अपने बिहेव पर बेहद शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी अभय का दोस्त राम वहाँ आ जाता है और अभय से बोलता है, ओए अभय, तुझे पता है रूपा बहुत बड़ी सिंगर बन गई है। तुम ठीक कहते हो राम, मैं आज भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अबे पर तूने तो बताया था सब खत्म हो गया है उस दिन। हाँ यार, मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे तो देर किस बात की, मना लो रूपा भाभी को। राम की बात सुनकर अभय मुस्कुराने लगता है और रूपा के पास जाकर उससे माफी मांगता है। रूपा पहले उस पे बहुत गुस्सा होती है, फिर वो उसे माफ कर देती है। कुछ दिनों बाद अभय रूपा को अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट में बुलाता है और सबके सामने स्टेज पे घुटने टेक के हाथ में रिंग लिए रूपा से बोलता है, मुझे माफ कर दो रूपा, अब मैं समझ चुका हूँ कि असली खूबसूरती सीरत में है, सूरत में नहीं। तो आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया कि कभी भी किसी का रूप उसके गुणों को नहीं छुपा सकता। हाँ रूपा, दाग तो उस चांद में भी है, पर उन दागों से उसकी खूबसूरती और चमक पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। और तुम मेरा चांद हो। वैसे मैंने तो पहले ही कहा था, गाने मेरे ही तू गावेगा, ला 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 ला। इस तरह रूपा अभय का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और अभय सब लोगों के सामने रूपा को उसके दाग और सुरीली आवाज के साथ पूरे शान से अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है और वो एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। कैलाश और मीना की 4 संतानें थी। 3 बेटे, राज, करण और राकेश, एक होनहार बेटी सोनी। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत नाज था। होता भी क्यों ना, सोनी बहुत समझदार, गुणवान और पढ़ाई में अव्वल जो थी। पर धीरे धीरे समय बीतता है। भाइयों और माता पिता को अपनी लाडली सोनी की शादी की चिंता सताने लगती है। इसी सिलसिले में उसके माता पिता उसके रिश्ते के लिए अपने रिलेटिव धनी राम से मिलते हैं। अरे राम राम जी, कैसे हो आप? आइए नमस्ते जी, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कैसे आना हुआ? जी बस आजकल अपनी बेटी सोनी की शादी की ना चिंता लगी रहती है हमको। बात तो आपकी सही है। लड़की की उम्र निकले जा रही है। वैसे मेरी नजर में एक लड़का है, मेरे फूफा जी वेद प्रकाश जी का बड़ा बेटा सोनू। बहुत ही समझदार, होनहार और कमाऊ है। और खुशी की बात तो ये है कि थोड़ी देर में यहीं आ रहे हैं वो लोग। अरे धनी राम जी, आप बस किसी तरह रिश्ता पक्का करवा दीजिए। जी जी, कोशिश तो हमारी यही रहेगी। अरे राम राम जी, कैसे हैं आप? अरे कैलाश जी, क्या हाल है आपके? अरे आइए आइए वेद प्रकाश जी, क्या हाल है आपके? दरअसल मैं अपनी बेटी सोनी और आपके बेटे सोनू के रिश्ते के बारे में बात कर ही रहा था।
इस तरह कैलाश और वेद प्रकाश सोनू और सोनी की शादी के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। पहले तो वेद प्रकाश दहेज की मांग नहीं करता, लेकिन जैसे ही रिश्ता पक्का होता है उसके परिवार के तो मानो तेवर ही बदल जाते हैं। वो दहेज की डिमांड करने लगते हैं। इकलौती बेटी सोनी के भविष्य और रिश्ता टूटने के ख्याल से उसके परिवार वाले मान जाते हैं और किसी तरह उधार ले देकर उसकी शादी करवा देते हैं। शादी के कुछ दिनों तक सब बढ़िया चलता है, पर सोनू के परिवार वालों की दहेज की भूख नहीं मिटती। ऐसे ही एक दिन सोनी रसोई में सब्जी काट रही थी कि तभी उसकी सास शंपा बोलती है, अरे ओ बहू, इतनी धीरे धीरे सब्जी काट रही है। अरे एक तो तेरे बाप ने ढंग का दहेज नहीं दिया। इतना सब कुछ आप लोगों को दे तो दिया, कैसे लोग हैं आप, पेट ही नहीं भरता आपका तो। अरे मुझसे जबान लड़ाएगी, रुक अभी तेरी सारी अकड़ ठिकाने लगाती हूँ। सासू माँ मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मत मारिए मुझे। अरे तेरे घर वालों को जरा भी शर्म नहीं आती, ऐसे ही भेज दिया। सोना भी ढंग से नहीं चढ़ाया और जो गाड़ी की बात हुई थी जस की तस है। अरे फूटे कर्म है हमारे। एकदम सही बोलती हो तुम भाग्यवान। 2 महीना हो गया शादी को, लेकिन इसके घर से अभी तक 4 पहिया गाड़ी नहीं आई। सब कुछ क्या मेरे घर वाले ही देंगे आप लोगों को? आप लोग क्या भिखमंगे हैं जो हमेशा मेरे परिवार वालों से मांगते रहते हैं? ए भाग्यवान, देखो तो सही, हमारे सामने कैंची की तरह जुबान चला रही है। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मिलाओ जरा इसके घर फोन। नहीं, मेरे घर वालों को फोन मत मिलाइए, उन्हें कुछ मत बताइए, वो परेशान हो जाएंगे। अपने सास ससुर के तानों से तंग होकर रोते रोते सोनी अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसके पास उसकी माँ मीना का फोन आता है। कैसी हो बिटिया? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपकी थोड़ी याद आ रही थी। बिटिया, हम लोगन का भी तुमरे बिन जी नहीं लगत है। कैसे हैं सब तुमरे ससुराल में? हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है, आप बताइए। अच्छा सुनो बिटिया, ध्यान ते रहियो ससुराल माँ, कोनो का जवाब नहीं दियो। जैसा बोलन है ऐसा ही करना। जी माँ, जैसा आप कहें वैसा ही करूँगी। एक दिन शाम को जब उसका पति सोनू घर आता है तो उसके माँ बाप उसके कान भर देते हैं। फिर क्या, सोनू भी अपनी बीवी को मारने पीटने लगता है। तभी अचानक सोनी का भाई करण उनके घर पहुँचता है। नमस्ते जीजाजी, कैसे हैं आप? और ये लो आंटी जी, मम्मी ने भेजा है। अरे नमस्ते भाई साहब, आइए आइए, क्या जरूरत थी इस सब की? अरे करण, आओ आओ, कैसे आना हुआ तुम्हारा? तुम्हारे पिताजी ने गाड़ी का कुछ किया क्या? और वो जो दहेज का कैश पेंडिंग था उसका भी? जी अंकल जी, आप पापा से इन सब के बारे में बात कीजिए। मैं तो आप लोगों से बस मिलने आया हूँ। जा सोनी जा, जल्दी से चाय ले आ, तेरा भाई आया है। सोनी बहन, ये तेरे चेहरे पर और हाथ पर कैसे निशान हो रखे हैं? तू ठीक तो है ना बहन? अरे कुछ भी नहीं भैया, बस काम करते करते मेरा पैर फिसल गया और सीढ़ियों से गिर गई। सोनी के भाई के जाने के बाद उसके ससुराल वाले उस पर दहेज के टॉन्ट कसने लगते हैं। सोनी अपने मायके की लाज बचाने के कारण चुपचाप सब सहती रहती है। ऐसे ही एक दिन वो छत पर कपड़े सुखा रही होती है और सामने वाली पड़ोसन से बात करने लगती है। तभी उसकी सास शंपा वहाँ आ जाती है। अच्छा, पड़ोसन से चुगलियाँ कर रही है? नहीं नहीं बाजी, आप जैसा सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बहन जी, 2 टुक बतिया भी लिया तो क्या हो गया? तुम्हारे घर में चलता होगा ये सब, हमारे यहाँ बहुएं ऐसा नहीं करती। अरे तू चल, तुझे तो मैं बताती हूँ। शंपा अपनी बहू सोनी को बाल पकड़कर जीने से घसीटते हुए नीचे ले आती है और उसे डंडों से मारती है और अपने बेटे सोनू को भी फोन करके बुला लेती है। सोनू भी अपनी माँ की कही बातों को मानकर सोनी को बेल्ट से पीटने लगता है। अपने साथ हो रहे इस बर्ताव से परेशान सोनी कुछ समय बाद अपने मायके चली जाती है और अपने पति से
डाइवोर्स करने का फैसला ले लेती है। डाइवोर्स के पेपर जैसे ही सोनू के घर पहुंचते हैं, अच्छा, तो डिवोर्स चाहिए। ज्यादा ज्ञान आ गया क्या? अरे ना तो दहेज दिया शादी में, ऊपर से इसकी वजह से इतनी थू थू हो रही है। हाँ, इसको तो अच्छा सबक सिखाएंगे। मुझे तो बस मौके का इंतजार है। क्योंकि उसकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था, इसलिए कोर्ट उसे 6 महीने अपने पति सोनू के घर रहने और अपनी शादी बचाने का अवसर देती है। सोनी अपने ससुराल में वापस आ जाती है। इस बार उसके ससुराल का माहौल काफी अच्छा होता है। उसे लगता है सब कुछ सही हो गया, पर उसे इस बात की भनक तक नहीं होती कि उसके खिलाफ दहेज लोभियों द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसे ही एक दिन, बहू, वो आज तेरे सारे गहने मुझे दे दियो, मैं इन पर कुछ कारीगिरी करवाऊंगी। ये लीजिए सासू माँ। अरे ओ बहू, तेरे माँ बाप गाड़ी देंगे या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, और अगर देना चाहेंगे भी ना तो मैं उन्हें मना कर दूंगी। क्या बोली? नहीं देंगे? जी हाँ, नहीं दूंगी। और हाँ, एक और बात, अभी तो नॉर्मल डिवोर्स दिया है, अगर ज्यादा परेशान किया ना तो दहेज का केस भी लगवा दूंगी। सोनी के मुख से ये बात सुनकर वेद प्रकाश का खून खौल जाता है। अपनी बहू को मार पीट कर वो और उसका बेटा उसका गला घोटकर उसे फांसी पर लटका देते हैं, जिससे सबको ये लगे कि सोनी ने सुसाइड किया है। पर सोनी के मोबाइल में पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। जब सोनी की मौत की खबर उसके घर वालों को पता चलती है तो वो उसके ससुराल वालों पर केस कर देती हैं और पुलिस जांच में ये साबित हो जाता है कि सोनी के ससुराल वालों ने दहेज के लालच में उसकी जान ली है। सोनू और उसके पूरे परिवार को उम्र कैद की सजा हो जाती है। सुहानी एक पढ़ी लिखी, नक्चड़ी और घमंडी लड़की होती है। उसके माता पिता को भी अपनी बेटी के पढ़े लिखे होने का बड़ा गुमान होता है। तभी एक दिन उसके घर युवांश नाम के एक देसी लड़के का रिश्ता आता है। युवांश बेहद समझदार, गुणी और मेहनती लड़का होता है। सुहानी अभी शादी नहीं करना चाहती थी, पर अपने पिता शंकर के फोर्स करने पर सुहानी मान जाती है और फिर सुहानी के घर में मेहमानों के स्वागत के लिए अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। अरे ओ रामू, यह देखो कितने गंदे पर्दे लगे हैं, इन्हें जल्दी से बदल दो, मेहमान बस आते ही होंगे। अभी करता हूँ मालिक, बस खिड़की साफ कर लो। अरे जल्दी करो यार। हे भगवान, ये रामू पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। अभी तक मिठाई भी नहीं आई, मेहमानों के आने का टाइम हो गया है। हाँ, आया आया, लाया मालिक। ये चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इनकी नकचड़ी बेटी किए गाय पे पानी ना फेंके तो कहना। सुहानी बेटा, जल्दी तैयार हो जा, मेहमान आते ही होंगे। और हाँ, जरा तमीज से पेश आना। क्या मॉम, एक ही बात बार बार बोलकर क्यों बोर कर रहे हो मुझे? बस कर, ज्यादा नहीं बोलते। मेहमानों के स्वागत की सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं और कुछ ही देर में सुहानी के घर युवांश और उसकी फैमिली वाले रिश्ते के लिए आ जाते हैं। सुहानी युवांश की फैमिली के लिए नाश्ता लेकर जाती है। युवांश की मां मानसी और पिता दिवाकर को सुहानी बेहद पसंद आ जाती है। वहीं युवांश को भी सुहानी पहली नजर में भा जाती है। फिर दोनों परिवारों के बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। गौरी जी, आपकी बेटी बड़ी प्यारी और सुंदर से, मैंने हमारे बेटे के लिए इसी लड़की की तलाश थी। हाँ हाँ जी, वो तो है ही। वैसे हमने अपनी बेटी को मास्टर्स की डिग्री भी दिलवाई है और इसकी पीएचडी भी चल रही है। जी हाँ, घर के कामों में बड़ी तेज है। ये पेंटिंग, ये डिशेस सब इसी ने तो बनाए हैं। लीजिए लीजिए, समोसा लीजिए। अरे समोसा तो कोने वाले बीकानेर जैसा लग रहा है।
अच्छा, तो ये है सुहानी, मेरी होने वाली महारानी। ये मम्मी पापा इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? खैर मुझे क्या। ओहो, ये है वो लंगूर जिससे मैं शादी करूंगी। आया बड़ा बत्ती सी चमका रहा है अपनी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे हमारा बेटा युवांश भी कुछ कम ना है। यो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और अभी 2 नई ब्रांच भी खोलने वाला है। बहुत बढ़िया। तो दिवाकर जी, हम रिश्ता पक्का समझे ना? इस तरह दोनों परिवार कुछ दिनों बाद सुहानी और युवांश की शादी करा देते हैं। शादी के बाद से ही सुहानी के परिवार वालों से तनातनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सुहानी शाम को पार्टी में जाने की जिद करती है। सासू माँ, I feel so bored and I have to go party tonight. अंग्रेजी में क्या किटकिट कर रही है? साफ सीधा हिंदी में बोल। उफ, सासू माँ, मुझे पार्टी में जाना है, सुना आपने? रे मारे कान के पर्दे फाड़ेगी के? पार्टी में जाना है तो चली जाइए, पर हाँ युवांश ने लेती जाइए। इट्स इम्पॉसिबल, मैं उनके साथ कहीं नहीं जाने वाली। तो फिर तू भी ना जावेगी, बैठ जा घर पे, बहुत काम है। ले जाऊंगी, ठीक है। आज इन्हें सबके सामने ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। ये ले, मेरा बेटा युवांश भी आ गया। युवांश, जल्दी से रेडी हो जाइए, मुझे पार्टी में जाना है। अरे चैन की सांस तो लेने दे, दरवाजे से लेके चलेगी के? युवांश रेडी होकर आता है और सुहानी के साथ पार्टी में चला जाता है। तभी पार्टी में उसकी कुछ सहेलियां आती हैं और कुछ अलग ही अंदाज में एक दूसरे को हेलो करती हैं, जिसे देखकर युवांश को हंसी आ जाती है और युवांश बोलता है, ये कैसा तरीका है इन लोगों का? कान के पास में लग गया है के जो फूक मार मार के उड़ा रहे हैं? तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या? इसे स्टाइल कहते हैं। अच्छा रे, ये भी कम स्टाइल हुआ? हमारे यहाँ इतनी देर में लठ बज जाते हैं। सुहानी की सहेलियां युवांश की बात सुनकर बुरा सा मुंह बना लेती हैं और उसकी सारी सहेलियां आपस में कानाफूसी करने लगती हैं। ओह डियर, किस डम्बो से शादी की है तूने? रियली यार, फैमिली प्रेशर की वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी। But you know my choice. Oh my sweetheart. Anyways, he is educated. तुम्हारे मिस्टर चंपोदास को इंग्लिश तो आते हैं ना? Really, I feel so embarrassed with him. सुहानी काफी देर तक अपनी सहेलियों के साथ युवांश के बारे में कानाफूसी करती ही रहती है। तभी युवांश सुहानी और उसकी सहेलियों के पास आकर बोलता है, अरे क्या गुनगुनाने लाग रहे हो तुम लोग? मुझे भी कुछ बता दो। What the hell? चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? कितनी इंसल्ट करवाओगे मेरी? अरे बेबी जल्दी करो, लेट हो रहा है, हमने घर भी जाना है और सुबह ऑफिस भी है मेरा। Will you please shut up? चलते हैं थोड़ी देर में। ठीक है मैडम जी, मैं तो यही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा जल्दी कर लो बस। युवांश सुहानी से कुछ दूर चला जाता है। तभी सुहानी की सहेली प्रियल उसके पास ड्रिंक लेकर आती है और बोलती है, हाउ रूड इज दिस मैन, तेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। Really यार, I feel so bad. Have this यार and feel better. Don't bother him. इस आदमी से तो मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ, सच में इतना गंवार है ये। मेरी मान तो तू इस गंवार को डिवोर्स दे दे। बस यार थोड़ा टाइम और मैं इसको ना डिवोर्स दे दूंगी, बस थोड़ा पेपर वर्क करवाना है। सुहानी के हाथ में ग्लास देख युवांश वहाँ पहुँच जाता है और उसके द्वारा कहीं डिवोर्स की बात सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुँच जाता है और वह सुहानी के हाथ से लेकर ग्लास जमीन पे पटक कर तोड़ देता है। फिर युवांश सबके सामने सुहानी को एक तमाचा जड़ देता है और बोलता है, अरे बहुत हो गया तुम लोगों का। अगर इंग्लिश में बात करना किसी के पढ़े लिखे होने का सबूत है ना, तो फिर मैडम योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम वेल एजुकेटेड देन यू एंड आई डोंट शेम टू स्पीक माय मदर टंग। नाउ स्टॉप योर कन्वर्सेशन एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओह माय गॉड, यहाँ तो सब गड़बड़ है, जो नरम था वो गरम है। ओ चंड सहेली, क्या पट्टी पढ़ा रही थी? पढ़े लिखे गवार तो तुम लोग हो जो घर तोड़ना, डिवोर्स देना तुम मॉडर्न सोच वालों के लिए खेल होगा, जो कागज पे किए हुए दस्तक से भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन हमारे लिए ना रिश्ते हैं ये, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अनमोल होते हैं।
युवांश की बातें सुनकर सुहानी की सहेलियों का मुंह उतर जाता है। वो युवांश से अपने किए की माफी मांगती हैं। आई एम वेरी सॉरी युवांश। I'm really sorry, युवांश। युवांश की बातें सुहानी के घमंड को तोड़कर चकनाचूर कर देती हैं। वो अपने किए पे बेहद शर्मिंदा होती है। वो युवांश से माफी मांगती है। युवांश अपनी बीवी को माफ कर देता है और दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। मोहिनी बासु अपने बेटे अनुराग और नई नवेली बहू प्रेरणा के साथ हंसी खुशी से रहती थी। प्रेरणा एक अच्छी बहू की तरह घर का सारा काम करती थी और साथ ही साथ अपनी सास की खूब सेवा करती थी। प्रेरणा की सास मोहिनी अपनी बहू से बहुत खुश रहा करती थी। एक दिन उसकी सास अपने बेटे अनुराग से बोलती है, भगवान की दया से मुझे तो बहू बड़ी अच्छी मिली है। अब आगे की उम्र आराम से कट जाएगी। एकदम सही कह रही हो माँ। प्रेरणा इतनी पढ़ी लिखी है और इसके बावजूद उसमें जरा सा भी घमंड नहीं है। पास ही खड़ी अनुराग की बीवी प्रेरणा अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगती है। इसी तरह इन तीनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी कि तभी उनकी जिंदगी में एक तूफान आता है, यानी कोकिला, अनुराग की मौसी, जो स्वभाव से नकचड़ी, जुबान से तीखी और एक नंबर की कामचोर थी। उन्हें देखकर अनुराग बोलता है, अरे क्या हुआ मौसी जी, आप अचानक कैसे आ गई? क्या मैं आ नहीं सकती? अगर इतनी दिक्कत है तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, ये तो बस मजाक कर रहा है। आप बुरा मत मानो, आपका ही तो घर है। इस तरह कोकिला जब भी आती तो महीनों अपनी बहन मोहिनी बासु के घर रह जाती और उसके पूरे घर में अपना हुक्म चलाती रहती थी। बस इसी तरह एक महीना बीत गया। प्रेरणा सारा दिन किचन में खाना बनाती और कोकिला मौसी बैठकर खाना खाती और सारा दिन टीवी देखती रहती थी। साथ ही कोकिला प्रेरणा को काम पे काम बताती रहती थी और उस काम में नुक्स निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अरे प्रेरणा बहू, ये कैसे बर्तन धोए हैं? अरे ढंग से झाड़ू भी नहीं लगाई। अरे कपड़े भी गंदे लग रहे हैं, ढंग से धो के ला। जी मौसी जी, मैं सब कुछ दोबारा कर देती हूँ। एक दिन प्रेरणा काम से थक हार कर अपने कमरे में लेटी थी। तभी वहाँ पर उसकी सास मोहिनी और उसका पति अनुराग आ जाते हैं। क्या हुआ प्रेरणा बेटा, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं माँ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस पैर में थोड़ा सा दर्द है। पैर में दर्द तो होना ही है, सारा दिन घर का काम करती रहोगी। पता नहीं यार ये कोकिला मौसी कब जाएंगी। सही बोल रहे हो बेटा, पर मैं उनको जाने के लिए भी तो नहीं कह सकती। माँ जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, आप बस देखते जाओ। इसी तरह प्रेरणा, प्रेरणा का पति अनुराग और प्रेरणा की सास मोहिनी तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि किस तरह कोकिला मौसी को उनके घर वापस भेजा जाए और घर की शांति को भी बनाए रखा जाए। एक सुबह प्रेरणा रसोई में जाती है और गिरने का नाटक करती है। हाय हाय, मैं तो मर गई। हाय हाय, मेरी कमर टूट गई। हाय, अरे गिर कैसे गई तुम? अरे मौसी जी, मेरी मदद कीजिए ना, सासू माँ घर पर नहीं है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, बड़ा दर्द हो रहा है। ले हाथ ले मेरा, उठ जा। अरे उठ जा। मौसी जी, मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा। चल कोशिश कर, उठ जाएगी, उठ उठ। तभी प्रेरणा की सास मोहिनी भी वहाँ आ जाती है। सब लोग प्रेरणा को उठाते हैं और बिस्तर पर लिटा देते हैं। प्रेरणा बार बार उठने का नाटक करती है मगर उठ नहीं पाती। प्रेरणा कोकिला की तरफ देख के कहती है, मौसी जी, मुझे लगता है ना मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी जब तक मेरी कमर का दर्द ठीक नहीं हो जाता। क्या आप मम्मी जी की मदद कर देंगी? अरे सठी आ गई है क्या? मैं और काम। दीदी, वैसे प्रेरणा सही कह रही है, मैं अकेले सारा काम नहीं कर पाऊंगी। अरे छोड़ो तुम सब, अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ, ठीक हो जाएगी महारानी। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस आज रात का खाना बना लीजिए और घर के काम में माँ जी की हेल्प कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया।
तभी अनुराग भी वहाँ आ जाता है और प्रेरणा को देखता है और समझ जाता है कि जो हो रहा है वो सब कुछ प्रेरणा ने जानबूझकर ही किया है। तभी अनुराग अपनी माँ से कहता है, अरे कहाँ रह गई माँ, जल्दी से नाश्ता बना दो यार, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे बेटा, पर मैं तो प्रेरणा को दवाई दे रही थी। अरे तो क्या हुआ माँ, मेरी माँ समान मौसी जी है ना, एक दिन बना देंगी मेरे लिए नाश्ता। क्यों मौसी जी, इतना तो आप करेंगे ही ना मेरे लिए। ठीक है, बना देती हूँ। तभी कोकिला बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन इसी तरह बीतते जाते हैं। प्रेरणा ठीक ना होने का ड्रामा करती रहती है और अपनी मौसी कोकिला से घर का सारा काम करवाती रहती है। एक सुबह अनुराग प्रेरणा के पास जाता है और कहता है, अरे क्या बताऊं प्रेरणा, मुझे मौसी जी को इस तरह घर का काम करते देख बहुत मजा आ रहा है। अच्छा जी, अब बस एक काम और कर दो, मौसी जी के पास जाइए और उनसे कहिए कि कल दोपहर खाने पर आपके कुछ दोस्त आ रहे हैं, फिर देखना। ठीक है, अभी बोल देता हूँ। अनुराग जाकर अपनी मौसी कोकिला को वही सारी बातें कह देता है जो प्रेरणा ने उसे कहा था। अनुराग अपने दोस्तों के आने की बात बता देता है। अनुराग की बात सुनकर कोकिला गुस्से से तिलमिला जाती है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगती है। तभी प्रेरणा की सास मोहिनी वहाँ आ जाती है। अरे दीदी, आप सामान क्यों पैक कर रहे हो? क्या बात है? आप कहीं जा रहे हो? हाँ, मुझे भी मेरे घर वापस जाना है। पर क्यों दीदी? रुक जाओ ना, ये भी तो आपका घर है। नहीं छुटकी, अब बहुत रह लिया, अब तो जाना ही होगा। पर दीदी, इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं, अब तो बस मुझे मेरे घर जाना है। दीदी, कल मेहमान आ रहे हैं, कम से कम उनसे तो मिल लो, बड़ा अच्छा लगेगा उनको आपसे मिलकर। अरे तू मेरी बात नहीं समझ रही, इतने दिन हो गए, अब तो जाना ही है। तभी वहाँ अनुराग भी आ जाता है और कोकिला को सामान बांधते देख कहता है, अरे मौसी जी, आप कहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर, वो भी इतनी जल्दी? बस बेटा, अब घर की याद आ रही है। लेकिन मौसी जी, आपने तो कहा था कि लंबे टाइम तक रुकेंगे हमारे साथ, अब क्या हुआ, ऐसे अचानक क्यों चल पड़ी आप? हाँ बेटा, मैंने भी यही कहा था, पर तेरी मौसी तो सुनती ही नहीं। हाँ, रुकने वाली तो थी, पर शाम को तुम्हारे जीजा जी का फोन आया, गाय बीमार है और तुम्हारे जीजा को खाने पीने में दिक्कत भी आ रही है, तो मुझे जाना ही होगा। चलो ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। चिंता मत करो, तुम अपना और अपनी बहू का ख्याल रखो बस। दीदी, प्रेरणा से तो मिल लो। कोकिला प्रेरणा के रूम में जाती है और प्रेरणा को अपना आशीर्वाद देती है और कहती है, मेरी प्यारी बहू, बहुत सेवा की तूने मेरी, अब मैं चलती हूँ। मौसी जी, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मेरे ठीक होने तक तो रुक जाओ, अभी तो मुझे आपसे बहुत बातें करनी है। नहीं बेटा, बहुत सेवा हो गई। ठीक है, मेरी प्यारी मौसी, जल्दी आना, मिस यू सो मच। इस तरह कोकिला वहाँ से चली जाती है और अनुराग की माँ मोहिनी और बीवी प्रेरणा तीनों मिलकर बहुत हंसते हैं। दिल्ली की अमर कॉलोनी में एक मोहल्ला था, मोहल्ला दोस्ती यारी का, जहाँ रहती थी दो सहेलियाँ, झुमरी और महक। झुमरी एक साधारण सी हाउसवाइफ थी, वहीं महक एक समझदार वर्किंग वुमेन थी। दोनों का घर पास में ही था, पर दोनों की जिंदगी की पटरी कुछ अलग ही ट्रैक पे चल रही थी। जहाँ महक का पति शौर्य उसका हर कदम पे सपोर्ट करता, वहीं झुमरी का पति अप्पू खोटे अपनी बीवी को अपने इशारों पे नचाता था। ऐसे ही सुबह अप्पू और झुमरी के घर। झुमरी कहाँ है? और आपका नाश्ता ही तो बना रही थी ने। अबे इतनी देर का इक्को लगा रहे लिए, कब से हररा तररा खत्म ही नहीं हो रहा है। नहीं रे बाबा, गुस्सा नहीं होते, ले खाना खा लेने। जम्माइला ये सब्जी बनाई है, पानी अलग आलू अलग, तो डुबकी मार के निकाल लेने। अबे मच क्या कर रहे लिए, दुख क्या?
चलिए अब देखते हैं कि झुमरी की दोस्त महक के घर क्या हाल चाल चल रहा है। अरे ओ सजनवा, क्या बना रहे हो आज? तुम्हारी पसंद का गाजर का हलवा। अरे वाह, लल्लन टाप हो सजनवा तुम तो। वो हम क्या कह रहे थे, आज तुम पीली साड़ी पहनना। कैसे पहने? उके तो मैचिंग इयरिंग ही नहीं है हमारे पास। अरे तो टेंशन की कोनो बात नहीं, अभी लाई देते हैं। बहुत बढ़िया सजनवा, जैसन तुम ठीक समझो। तो देखा आपने, दोनों सहेलियों की जिंदगी कितनी अलग है। जहाँ एक तरफ इतना प्यार है तो वहीं दूसरी तरफ जीना दुश्वार है। कुछ ही दिनों बाद दिवाली का सीजन आ जाता है। पूरा मोहल्ला दिवाली की तैयारियों में लग जाता है। वहीं अप्पू खोटे को अपने मिसबिहेव के चलते नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, पर उसकी अकड़ में अब भी कोई कमी नहीं आती। वो अपनी पुरुषवादी मानसिकता से उबर ही नहीं पाता और अपनी पत्नी झुमरी के साथ उसका बर्ताव बिगड़ता ही जाता है। ऐसे ही एक शाम अप्पू और झुमरी के घर पर। झुमरी तो नैया, बेहती हुई नैया, ये क्या फिर दाल चावल? कितनी बार वो है तेरे को चिकन मटन बनाने का है? अरे मेरे पे क्यों चिल्लाते हो? जो घर में था ना वही तो बनाऊंगी। उल क्या दे रही है? दिमाग से एड़ी है क्या? चिकन बनाने को बोला था, सुना ही नहीं देता तेरे को। मैंने भी तो पैसे मांगे थे ने। चल अभी जा भी दे, खाना खा ले। ये ले, तू खा ले। मेरे को घोड़ा समझी है क्या जो घास फूस खाऊंगा? ना, घोड़ा नहीं, सांड समझाए, सांड। वो भी जो बिना बात के सींग मारता है। लुक क्या दे रही है? चल वहाँ से बीड़ी उठा और इधर आ। वैसे ही दिमाग की माँ बहन एक हो रही है। अब उनका जॉब चला गया है, ऊपर से दिवाली भी आने को है। ये लो बीड़ी। मैं सोच रही थी ने, जब तक तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिल जाती मैं नौकरी कर लेती हूँ। पड़ोसन की हवा लग गई है क्या तेरे को और कॉमेडी कर रही है मेरे साथ? तेरे को मालूम है ना, मालूम ही है, मर्द कमाते हैं और औरत रोटी बनाती है। मैं गलत क्या बोली इसमें? झुमरी की बात सुनकर अप्पू का खून खौल जाता है और वो उसे खिंचाकर झापड़ लगा देता है और ताव ताव में बीड़ी की जगह टेबल पे रखा बम उठा लेता है। और फिर क्या होता है, चलिए देखते हैं। ओए, ये आंसुओं की टंकी बंद कर रही है कि नहीं? चल वो टेबल से लाइटर उठा और ये बीड़ी जला। जला तो दूंगी ने, पर फूट जाएगा। जमाइला सोच क्या रही है? ये जलाती क्यों नहीं? मैं कह रही हूँ ने, फूट जाएगा। अप्पू के इतना प्रेशर देने के कारण झुमरी लाइटर जला देती है और बम फूट जाता है। और फिर क्या, अब तो अप्पू का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वो झुमरी को मारने पीटने लगता है। मारते पीटते हुए वो गली के बाहर तक पहुंच जाता है। तभी मोहल्ले में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। महक और उसका पति शौर्य भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे ई तो झुमरी है। ए सजनवा, यहाँ आओ। आज तो ये अप्पू खोटे ने हद ही कर दी है। अबे पागले होगा, औरत पे हाथ उठाओगे? अब ये कंटाप पे लगाएंगे ना, सारी मर्दानगी धरी की धरी रह जाएगी। हम अभी पुलिस को कॉल लगाते हैं, फिर देखते हैं अप्पू खोटे की मर्दानगी औरत पे हाथ उठाई है। ए झुमरी बहन, यहाँ आओ। ए झुमरी तलैया, इधर आ, आज ही तेरा मोर बनाऊंगा। अरे ओ सजनवा, तनिक खुराक तो दीजिए ही अप्पू खोटे का। लगता है तबीयत बहुत बिगड़ी है इनकी। मेरे और मेरी बीवी के बीच बोलने वाला तू हत्ता कौन है? हम तुम्हारे पड़ोसी होते हैं बे, हमारे सामने नारी का अपमान करोगे? अरे ओ, हवा में लहराती पतंग। अपुन के साथ ज्यादा 3-5 नहीं करने का क्या? वैसे ही अपुन का दिमाग भट्टी के माफिक टपरेला है। अबे हम भट्टी को ठंडा करना बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। रुको, अभी ठंडा कर दिए रे। अप्पू की बदतमीजी को देखते हुए शौर्य उसकी जम के पिटाई कर देता है और भीड़ में खड़े लोग भी अप्पू पर हाथ साफ करने लगते हैं। माहौल बहुत गर्म हो जाता है। तभी झुमरी अपने पति को पिटते हुए देख उसे बचाने के लिए आगे आती है। अरे मत मारो ने मेरे अप्पू खोटे को, बिन पैंदे के लोटे को। जैसा भी है ना मेरा मर्द है। मेक बेन रोको ने शौर्य भाई को। अबे अप्पू खोटे,
तूने भाभी को इतना दुख दिया, इतना मारा पीटा, फिर भी वो त्योहार वास्ते सबके सामने हाथ जोड़त रही। अबे अभी भी देर नहीं हुई है, माफी मांग ले जुमरी भौजी से। बस अब क्या था, पुलिस भी वहाँ आ जाती है और सारा मामला देखती है और कहती है, ओ गुरु कौन है अप्पू, हुणे चलांदा ओदा चप्पू। अबे पुलिस इधर। वॉयलेंस की खबर सुन, गया मेरा तनमन दहक। ओए कित्थे गई मोहतरमा महक। हम यही हैं। अरे शायरी ही मारेंगे या गिरफ्तार भी करेंगे ये काले मुंह वाले अप्पू खोटे का। और तुसी लगाई पुलिस दे आगे अर्जी, वदा मेरा डंडा, हुण तोड़ी मर्जी। ओए कहाँ है वो जमाल घोटा अप्पू खोटा, तनु दस्सा मैं, मेरी नजरें उसे ढूंढे बड़ी बड़ी, अब लगेगी ओनू हथकड़ी। मई चे अप्पू खोटा। ये ही है, देखो देखो कैसन भीगी बिल्ली बन गवा। अरेस्ट कीजिए इका। ना 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 कृष्ण भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। ना ना मैकबेन, रोको ने पुलिस ने। तुम कहती हो तो झुमरी बहन, हम कंप्लेन वापस ले लेथन। अप्पू हुण करांगे तेरी सेवा, पावांगे तेनू मुद्दा और खवावांगे मेवा। इंस्पेक्टर साहिब, हम आपसे रिक्वेस्ट करत हैं, छोड़ दीजिए अप्पू भैया का। ओ गुरु, लेडीज ने इमोशनल कर दिता, इसलिए तुझे वार्निंग दे के छोड़ देता। अपनी बीवी झुमरी का इतना प्यार, महक भाभी और शौर्य की बात अप्पू को राइट ट्रैक पे ले आती है। उसे अपने घर की लक्ष्मी यानी अपनी धर्म पत्नी की वैल्यू समझ आने लगती है। वो खुद पे बेहद शर्मिंदा होता है और सबके सामने अपनी बीवी से माफी मांगता है। झुमरी उसे माफ कर देती है। अब दोनों पति पत्नी साथ में जॉब करने लगते हैं और दिवाली का दिन आ जाता है और पूरा मोहल्ला एक साथ दिवाली मना रहा होता है। अरे अप्पू खोटे, झुमरी भौजी, हम क्या कह रहे, तनिक फुलझड़ी जला ली जाए। सौर्य भाई, ये लो मिठाई खाओ और ये गिफ्ट तुम्हारे वास्ते। अप्पू भैया झुमरी, ये लीजिए, खाइए मिठाई, खत्म हुई सारी लड़ाई। क्यों रे अप्पू खोटे, समझ आवी गई ने? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। अरे बाबा, दिवाली की लाइट के साथ मेरा दिमाग का भी बल्ब जल गया। इस तरह सब मिलकर एक साथ बोलते हैं हैप्पी दिवाली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।